ओके सर। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो? विद्या शक्ति के विज्ञान के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि हम एक बहुत ही नया चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। वो है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह ही हम क्या करेंगे, आज के सुविचार की तरफ चलेंगे। तो देखिए आज का सुविचार क्या है, चलिए देखते हैं। तो बेटा, आज का सुविचार है, अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें। बेटा, आप सभी जानते हो, समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय आता है और चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस समय पर जो अवसर आए उसको पूरी तरह से हमने क्या करना होता है, हमने अपने काबू में करना होता है या उसके लिए कार्य करना होता है, क्योंकि समय आपके लिए कभी भी वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करिए बेटा, समय की कीमत को हमेशा समझिए। ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो चलिए इसी सुविचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम बात करेंगे आज पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? पौधों और जंतुओं के संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो बच्चे, हम सभी जानते हैं हमारे लिए जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतुएं हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व है उनका, है ना। अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो बिना पेड़ पौधों के आप सोचो इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। पता है आप सबको, है ना। तो पेड़ पौधों का क्या महत्व है बच्चे? पेड़ पौधों का महत्व क्या है आप सभी जानते हैं। हमारे जीवन में या जो अन्य जीव जंतु है उन सबके जीवन में पेड़ पौधों का कितना महत्व है, कुछ बता सकते हैं आप मुझे उनके महत्व के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं पेड़ पौधे, जिससे हम अपने जीवन का श्वास लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं। वायु का शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि अगर हमारे आसपास पोल्यूशन है तो क्या करेंगे पेड़ पौधे, उसमें से जितने भी प्रदूषित हवा होगी उसको लेकर वे क्या करेंगे, ऑक्सीजन के रूप में बाहर छोड़ेंगे और वायु का शुद्धिकरण करेंगे। फिर क्या करते हैं, जलवायु का नियंत्रण करते हैं, है ना। और क्या करते हैं बेटा, हम सभी जीव जंतु भोजन के लिए किस पर आश्रित होते हैं? पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। मिट्टी का संरक्षण करते हैं। तो इतने बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं पेड़ पौधों के बारे में, आप सबने अपने छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बेटा, अगर हम वनों की या पेड़ पौधों की कटाई करते जाए तो क्या हो, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे, पेड़ पौधों की जो कटाई होती है या पेड़ों की लगातार कटाई को हम क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब देखते हैं वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से हम जानेंगे। चलिए बेटा, हम देखते हैं कि वनोन्मूलन क्या है और इसके कारण क्या क्या है और इसके परिणाम के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा, ये वनोन्मूलन क्या है? देखो, वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन, इसका अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर, यानी कि वनों की लगातार कटाई करने पर जो प्राप्त भूमि होती है उस पर अन्य कार्यों में उपयोग करना। क्या कहा मैंने? वनों को समाप्त करके या वनों की कटाई कर कर, लगातार पेड़ों की कटाई कर कर वनों को स्पाट बनाना और क्या करना, उस भूमि पर अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। तो वन में वृक्षों की कटाई किन उद्देश्यों से की जाती है?
क्यों की जाती है वनों में? वनों की कटाई बेटा क्यों की जाती है? पहला तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। देखो पहले काल से ही मनुष्य ने जब से कृषि करना शुरू किया है, तब से उसने क्या किया है? वनों की कटाई की है। तभी उनको क्या मिलेगा? समतल भूमि प्राप्त होगी, और उसी समतल भूमि पर वे क्या करेंगे? कृषि करेंगे। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण। देखो हम सभी जानते हैं घरों का निर्माण करने के लिए या बड़े बड़े कारखानों के निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भूमि की आवश्यकता होती है। तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? वनों की कटाई या वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। अगला देखिए, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। तो फर्नीचर सब बनाने के लिए या लकड़ी का ईंधन यानी कि आग जलाने के लिए ईंधन के प्रयोग में हम लोग क्या कर रहे हैं? लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। और लकड़ी को हम लोग कैसे प्राप्त कर रहे हैं? वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई कर कर। फिर क्या कारण है वनों के उन्मूलन का? दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक कारण है। तो ये जो तीनों हमने आप अभी बताए आपको, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाना, लकड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग करना, ये सभी जो है मनुष्य ने जो किया हुआ मनुष्य द्वारा मनुष्य कारक है ना? ये प्राकृतिक कारक नहीं है या प्राकृतिक कारक नहीं है। लेकिन अभी जो चौथा पॉइंट मैंने बताया, दावानल एवं भीषण सूखा, तो इसमें क्या, ये दावानल क्या है बच्चे? देखो कभी कभार क्या होता है कि जंगल में जो है आग लग जाती है, जिसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। और भीषण सूखा होने के कारण भी क्या हो जाते हैं? वनों का नष्ट होना या पेड़ पौधों का नष्ट होना, ये एक प्राकृतिक कारण है। तो इसी को हम कहते हैं वनोन्मूलन। अब हम क्या देखने वाले हैं? वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या होते हैं, यानी कि डिफोरेस्टेशन के क्या क्या परिणाम है। ठीक है, तो हम अगला देखेंगे, क्या देखने वाले हैं? वनोन्मूलन के परिणाम देखेंगे। इससे क्या क्या परिणाम होते हैं? एक बात तो तय है कि इससे कभी भी अच्छा परिणाम नहीं निकलने वाला, बुरा ही होने वाला है। तो देख लेते हैं, और आप पॉइंट्स को नोट भी करिएगा बेटा कि वनोन्मूलन के क्या क्या परिणाम है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या है। तो वनोन्मूलन से सबसे पहला तो ये, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण का के जो स्तर है उसमें वृद्धि होती है। तो डिफोरेस्टेशन के से क्या होता है? भूमि पर या पृथ्वी पर क्या बढ़ता है बेटा? ताप बढ़ता है, या टेम्परेचर भूमि का बढ़ जाता है। और क्या होता है? प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है या उसमें वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता है बच्चे? देखो हम लगातार ईंधनों का प्रयोग करते हैं, लगातार हम लोग वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। इन सभी कारणों से जो हमारे वायुमंडल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए, उससे भी बढ़कर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, फिर क्या है? भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण। तो जो भूमि में जो जल होता है ना हमारा, जिससे हम हर कार्य करते हैं, जल हमारा जीवन है। तो भौम जल यानी कि जो हमारी भूमि पर जो जल हमें प्राप्त है, वो भी क्या हो रहा है? हर साल क्या हो रहा है बेटा? कम होता जा रहा है। ठीक है, फिर क्या कहा? वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन जो है वो प्रभावित होता है। तो डिफोरेस्टेशन या वनोन्मूलन से क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ रहा है, यानी कि पहले जो मौसम थे वो सभी अभी कैसे हैं? वो अपनी तरह से आ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि इस महीने में बारिश होगी, यहाँ पर इस महीने में ठंडक होगी, इस महीने में गर्मी पड़ेगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कंप्लीट जो सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए, वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है। तो वर्षा अभी कम हो रही है, आपने नोटिस किया होगा। तो वर्षा जो है हर साल जो है कम होती जा रही है। और क्या हो रहा है बेटा?
भूमि की जो उर्वरता है, यानी कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो भी कम होती जा रही है। फिर क्या है, बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं जो है बढ़ रही है। तो बाढ़ और सूखे की संभावना, कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी बारिश हो जाती है कि पृथ्वी उसको सह नहीं पाती है और बाढ़ आ जाती है। इतना सूखा आ जाता है कि किसी को पानी तक नहीं मिल पाता है। तो बाढ़ तथा सूखे के कारण क्या होता है, बहुत सारी आपदाएं जो है भूमि पर हो रही है। तो ये सभी जो है वनोन्मूलन के परिणाम है। तो हम बात करेंगे अभी वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन का जो संतुलन प्रभावित होता है, और वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप बढ़ता है। बेटा इससे एक जो है एक बहुत ही बड़ा सा एक आभास होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। चलिए समझ के आते हैं उसको। तो बच्चे अभी हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की। क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग, इसको देख रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको हम कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग जो है वो किस कारण से होता है ये भी हम समझेंगे। तो बेटा ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। दिखाई पड़ रहा है सभी को। ये देखो पहाड़ है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लाउड्स है, यहाँ पर हमारी धरा है या पृथ्वी है या भूमि है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक हमने थर्मोमीटर रखा हुआ है जिससे कि हम भूमि का जो ताप है उसको माप सके। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखो बेटा, जैसे ही सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है, क्या होता है, सूर्य की गर्मी जो है पृथ्वी पर पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सभी क्या कर लेते हैं बेटा, ये सब सूर्य की ऊष्मा को पकड़ लेते हैं या ट्रैप कर लेते हैं, और पृथ्वी की सतह को क्या करते हैं, ये गर्म रखते हैं। देखो बेटा इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी, हम यहां पर जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये जो प्रभाव है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि यहाँ के जो जीव जंतु हैं इन सबके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी की जो सतह पर आती है, और जैसे ही सतह पर आती है यहाँ पर मौजूद मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन जैसी जो गैसें होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को ये देखो तो बेटा ये लाल रंग में जो दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये इंफ्रारेड किरणें हैं। क्या है, इंफ्रारेड रेस है जो बहुत गर्म होती है, इनको ट्रैप करके रखती है, ये पकड़ के रखती है। ठीक है, अगर इनकी मात्रा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसें हैं जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, इनकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या हो, आप सोच सकते हो क्या होगा, यानी कि जितने भी इंफ्रारेड रेज जो पृथ्वी पर आएंगे, ये जो अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो भूमि का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन वगैरह वायुमंडल में जमा होने वाली जो सूर्य की गर्मी है या किरणें हैं उनको पकड़ लेती है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस जो गैसेस है उनके बढ़ने का क्या कारण है बच्चे, जी हाँ, हम सभी कारण है, मनुष्य कारण है। हम क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, है ना, जैसे कोयला, तेल, गैसें, वनस्पति का विनाश कर रहे हैं यानी कि वनोन्मूलन कर रहे हैं, औद्योगिक प्रक्रियाएं कर रहे हैं, वाहनों को बहुत ही ज्यादा हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भूमि का तापमान बढ़ रहा है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अभी आप अगर देखें, हम लोग कंपेयर करेंगे बच्चे, बहुत साल पहले जब आइस एज हुआ करता था, यानी कि हिमयुग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिमयुग,
तो क्या हुआ था बेटा, टेम्परेचर देखिए पृथ्वी का, यहाँ पे आप देखिए बहुत कम हुआ करता था। उसके बाद जैसे जैसे एक एक वर्ष बढ़ते गए, पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। फिर देखो इस वर्ष में 1950 देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति वगैरह हुई है, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज कारखाने सब आए हैं। तो तब भी क्या हुआ, भूमि का तापमान बढ़ता गया। अब देखो बेटा 2020 का अगर आप ले तो इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया कि हमारी पृथ्वी का जो है तापमान इतना बढ़ गया कि ग्लोबल वार्मिंग की जो है वो बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, अब हम देखेंगे और भी परिणाम, इसके वनोन्मूलन के और भी परिणाम देखेंगे, उसको व्यक्त रूप से और देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब बेटा आप सभी जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की। बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है ना। फिर अगर हम कहें कि कम वृक्ष है तो इसका अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, और जिससे क्या होता है, वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि वनों की जो लगातार कटाई है और प्रदूषण का बढ़ना, इससे क्या हो रहा है बेटा, कम वृक्ष हो रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेने वाला कोई नहीं है वायुमंडल से। तो क्या हो रहा है, वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है वो बढ़ रही है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ाव के कारण या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है बेटा, विश्व उष्णन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग देखा हमने। ओके, अब पृथ्वी के ताप के वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। आप सभी बच्चे जानते हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जल चक्र क्या है। क्या है जल चक्र बच्चे, वाटर साइकिल कहते हैं हम उसको, है ना। तो वाटर साइकिल का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है कि नहीं। देखो वाटर साइकिल क्या है आप सभी जानते हैं, जो हमारे जलाशय होते हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सूर्य की किरणों की, सूर्य की गर्मी के कारण वो जो है भाप, क्या बनते हैं, वेपर बन के ऊपर जाते हैं, है ना, जिसे हम इवापोरेशन कहते हैं। और क्या बन जाते हैं वे, कंडेंसेशन, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं, और प्रेसिपिटेशन के द्वारा वो फिर से वो पानी जो है भूमि की सतह पर, जो हमारे जलाशय हैं इन सब में आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ सालों से इस वाटर साइकिल का या जल चक्र का संतुलन बिगड़ रहा है और वर्षा दर में कमी आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो मृदा है, सॉइल इरोशन जिसको हम कहते हैं, मृदा यानी कि मिट्टी का, मिट्टी का क्या हो रहा है बेटा, अवशोषण हो रहा है, यानी कि मिट्टी जो है ठीक प्रकार से जो है नहीं रुक रही है, वो इधर उधर होकर उसकी जो भूमि की जो बनावट है वो ही बदल रही है। अब देखो इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि पहले जो भूमि में काफी ह्यूमस हुआ करता था, यानी कि मृदा में, उसमें काफी कमी आ गई, जिससे कि उर्वरता भी कम हो गई, उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी भी कम हो गई। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ऐसे होते होते धीरे 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 जो उर्वर भूमि है, जो फर्टाइल सॉइल है या जो फर्टाइल लैंड्स है, वो क्या हो रहे हैं बेटा, मरुस्थल में बदल रहे हैं, मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। क्या कहते हैं बच्चों उसको, हम मरुस्थलीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको डसर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसी को हम मरुस्थलीकरण या डसर्टिफिकेशन कहते हैं। अब अगला देखिए,
वनोन्मूलन से मृदा की जो जल धारण क्षमता है तथा भूमि की जो ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण भी क्या हो रहा है, इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा, बाढ़ आ जाती है। देखो पहले तो चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, भूमि की एक क्षमता होती है उसको क्या करने की, हाँ स्वीकार करने की। चाहे जितना भी पानी बारिश में आ जाए, भूमि क्या करती है, उसको उसको अंतःस्रवण कर लेती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जलधारण शक्ति जो है भूमि की, वो या मृदा की, वो कम होती जा रही है, जिसके कारण आप देखते हो हर साल किसी न किसी जगह पर बाढ़ आता जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? इज दिस क्लियर? ओके। अब देखो बेटा, अब हम आते हैं वन संरक्षण पर। ठीक है, वन एवं वन्य प्राणी वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो वन है उनको संरक्षित करना, वहां पर जो जीव जंतुएं हैं उनको संरक्षित करना, ये हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो वन एवं वन्य प्राणियों को हम किस प्रकार बचा सकते हैं? तो आपको पता है वनोन्मूलन के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे वन्य प्राणियों का आवास जो है नष्ट हो रहा है, और बहुत सारे वन्य प्राणी क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो हमने देखना है कि इनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो देखो बेटा, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं, ऐसे बहुत सारी नए नए चीजें निकली है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो जैव मंडल है, जो हमारी भूमि पर जितने भी जीव जंतुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको आरक्षित करना, उनको रिजर्व करना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ऐसे आरक्षित क्षेत्र जो है बनाए गए हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, ये जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को बचाया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक मिनट। तो हम देखने वाले हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, यहाँ पर किस किस का संरक्षण होता है, ये सभी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता यानी कि क्या होता है, किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। बेटा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, अंग्रेजी में हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि किसी एक क्षेत्र में या पर्टिकुलर प्लेस में जो जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सभी की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, इनको उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब देखो, किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है। तो हमने कहा, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वे क्या करते हैं,
उस जगह की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, और जो संस्कृति है, उसको बनाए रखने में क्या करती है, सहायक होती है। और किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो देखो बेटा, बहुत बड़ा एरिया है जिसे हमने क्या किया है, रिजर्व करके रखा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र करके। तो उस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर क्या आ सकते हैं, और भी बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके उदाहरण हम समझेंगे, जैसे कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहां पुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीवी अभयारण्य भी है। अब समझे, एक बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम कहते हैं पंचमढ़ी। ठीक है, अब उस पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में क्या क्या है बेटा, सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है उसके अंदर ही। और साथ ही साथ क्या है, बौरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य क्षेत्र भी है। वन्य जंतु अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। तो देखा आपने, एक बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर क्या क्या है, जी हाँ, नेशनल पार्क भी है, और साथ साथ में क्या है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आरक्षित क्षेत्र जहां पर जैव विविधता को बचाया जाता है। अब देखो, सतपुड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा जो है वो क्या है, एक नेशनल पार्क है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। पंचमढ़ी जो है वन्य जंतु अभयारण्य है। इनको जरा नोट करके रखिएगा बेटा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पंचमढ़ी वन्य जंतु अभयारण्य भी है, और साथ साथ में अभी क्या बताया मैंने आपको, नेशनल पार्क्स भी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, अब देखो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और अन्य क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। देखो, तो देखो बच्चे, वहां पर ना केवल वन्य जीवों को, ना केवल पेड़ पौधों को, अन्य जो संसाधन है वहां के, उनको भी साथ साथ में उस जंगल या उस पर्टिकुलर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहां से जुड़े हुए जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो ट्राइबल्स होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, वन से आश्रित होते हैं, वहां से वो लोग क्या करते हैं, संसाधनों को प्राप्त करते हैं। तो उनको भी क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने आपको बताया। आई होप सबको ये क्लियर हो गया है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे जीव जंतुओं की। ठीक है, जीव जंतुओं की, प्राणी जात और वनस्पति जात की बात करेंगे। एक मिनट, अब हम बात करेंगे प्राणी जात और वनस्पति जात की। ओके, अब बेटा, प्राणी जात को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्राणी जात को हम कहते हैं फौना। क्या कहते हैं, फौना। और वनस्पति जात को कहते हैं फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। अब ये क्या चीजें होती है कि देखो, विशेष क्षेत्र में जो जंतुएं पाए जाते हैं उन्हें हम प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, एक विशेष प्लेस में जो पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं उनको हम फौना कहते हैं या प्राणी जात कहते हैं। और उस विशेष क्षेत्र के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं वनस्पति जात या फ्लोरा। ठीक है, तो प्राणी जात और वनस्पति जात। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये आप पढ़ के रखिएगा।
ओके, तो हम बात करेंगे अब बात करेंगे विशेष क्षेत्र प्रजाति की, यानी कि किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ स्पीशीज की बात करेंगे। स्पीशीज यानी क्या है, आपको अगली क्लास में हम समझाएंगे। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधों का महत्व क्या है, ठीक है, वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई जिसे हम वनोन्मूलन कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं, उसके परिणाम क्या क्या है। उसके बाद हमने बात की थी, किसकी बात की थी बेटा? हमने हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की बात की, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की, नेशनल पार्क्स की बात की हमने। उसके बाद बताया आपको प्राणी जात क्या है और वनस्पति जात क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो अगली क्लास में उसको जरूर क्लियर करेंगे हम। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर।